अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। शुक्र। आज हम बात करते हैं ओसीडी की। ठीक है, ओसीडी हमारे पास इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेशंस किसको कहते हैं, और कंपल्सिव क्या? नहीं, ऐसे ही हम आम हालात में कंपल्सिव किसको कहते हैं? कंपल्सरी पेपर है, कंपल्सरी पेपर जरूरी होता है, ये चीज है, लाजमी होता है ये चीज है। ठीक है, ऑब्सेसिव क्या हो गया, ख्यालात हो गए, और कंपल्सिव क्या हो गए, जरूरी ख्यालात हो गए। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद कहते हैं एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, इंक्लूड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। डिस्मॉर्फिक क्या होता है, सर्च करें, DYSMORPHIC, डिस्मॉर्फिक। शाबाश, ये कोई मैसेज करके बेइज्जत करवाएगा। बंद करो। अच्छा जी, सर अपनी बॉडी के रिलेटेड बुरे ख्यालात, डिस्मॉर्फिक। ठीक है, यानी कि अपने आप का इमेज अच्छा ना लगना। ठीक है, किसी और के साथ अगर समटाइम आप किसी और के साथ कंपेयर कर लेते हो, लेकिन फिर भी एजिंग जब होती है, ठीक है, ज्यादा एज होता है, बंदा कहते हैं यार मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। ठीक है, बाल सफेद हो गए हैं, देखो ये बाल सफेद हो गए हैं। हाँ ऐसा ही है, हो गए। अच्छा, और बाल सफेद हो गए हैं, चेहरा जड़ियाँ आ गई हैं, फिर उसके बाद दांत गिर गए हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हाथों पे जड़ियाँ आ गई हैं। ठीक है, पाँव फटके हैं, एड़ियाँ फट गई हैं, नाखून बाज़ औक़ात ख़राब हो जाते हैं चूँ चूँ बंदा बूढ़ा होता है। फिर इवन के ये जो बाल होते हैं चेहरे के, ये मोटे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या आईब्रोज वगैरह, तो इस तरह की तमाम, फिर जिस्म पेट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चर्बी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको होती हैं तो आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत चेंज करती हैं, तो आप वो बॉडी शेपिंग के वाले से भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। आप कल शाम को हम खड़े थे ना वहां पर, हाँ नहीं अभी, अब क्या होर्डिंग देखा? नहीं अभी मैं वो कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और होर्डिंग कल आपने देखा होगा, जब हम शाम को खड़े थे, वो एक बंदा आया था जो कहता था नहीं 100 रुपया दो, नहीं तो 50 दो। ठीक है, उसके पास बहुत सारी चीजें थी ना, यानी कि उसके लिए वही वाली चीजें जो उसको कंपल्सरी लगती हैं वो अपने पास रखता है। बालपिन अक्सर जमा करते हैं, बालपिन जमा करते हैं। ठीक है, जूते जमा करते हैं, पुराने कपड़े हम नहीं फेंकते। फिर इसी तरह से बालपिन खत्म हो गया फिर भी उसको कहीं पे रख लेंगे। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं होर्डिंग में आती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ट्रिचोटिलोमेनिया हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि आप अपने बालों को एक एक को करके खींचते हो और वो आपको लगता है कि इसको मुझे निकालना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद है एक्सक्रिएशन, स्किन पिकिंग। अब ओसीडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ ही धोना है। ठीक है, ओसीडी एक बहुत उसमें जाती है चीज। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखें कि उसके बाद आगे कौन सी है। अच्छा, एक और चीज ये याद रखें कि बॉडी डिस्मॉर्फिक जो है ये तो चलो एक अलग चीज है, वो तो कोई आपको इतना ज्यादा वो नहीं करता, आपको खुद ही पता चलता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने बारे में। लेकिन होर्डिंग डिसऑर्डर में ये होता है कि लोग आपको क्रिटिसिज्म भी करते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो बुजुर्ग हमारे क्लाइंट्स हैं, आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर ना आपका ट्रॉमा भी उसमें मिक्सअप हो सकता है, मेमोरीज मिक्सअप हो सकती हैं। आपके घर में कोई वास्कट रखी हुई है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप उसको पहनते हो, करते करते आपकी उम्र आज 60 साल हो गई है, उसको आप पहनते हो, लेकिन उसकी स्मेल जो है आपको इतनी बुरी नहीं लगती। मगर फट गई है तो आप कहते हो नहीं ये मैं पहनूंगा। तो आपकी शायद वो आपके वालिद ने आपको गिफ्ट किया हो, शायद आपकी वालदा ने गिफ्ट किया हो, और वो अब दुनिया में ना रहे हों, तो आपको उसके साथ एक अटैचमेंट रही हो। तो आप क्या करते हो कि उसको अपने साथ, यहाँ पर ना मैं मिक्सअप की बात कर रहा हूँ,
तो अब ऐसा नहीं है कि होर्डिंग डिसऑर्डर ही हो, आपको ये भी होता है कि आपकी मेमोरीज उसके साथ होती हैं। तो आप घर जाते हो तो आपकी बताया जाता है कि वो आपकी जो वास्काट है वो जला दी गई है, तो आप क्या करोगे? हाँ, और आप बुजुर्ग हो, और जो जो बंदा इंसान बुजुर्ग होता जाता है ना, तो वो उसको नहीं कर पाता, मतलब कि इतना रिएक्शन नहीं कर पाता, मतलब वो अपने आप को बेबस समझना शुरू कर देता है। तो एट एंड ये होता है कि उदासी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि होर्डिंग डिसऑर्डर ही हो, ठीक है। कल वो जो बंदा आपने देखा था, अब होर्डिंग डिसऑर्डर के साथ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें रखी हुई थी अपने पास, ठीक है। इसी तरह से घर में आपने जरूरत से ज्यादा इररिलेवेंट चीजें अगर रख दी हुई हैं तो वो फिर इसी तरह से। एक और चीज, जिस घर में बुजुर्ग हैं, अब आपको पता है कि होर्डिंग डिसऑर्डर अगर उनको है भी तो आप इतना आसानी से उसको नहीं वो कर सकते, मतलब कि उनसे नहीं चीजें वो कर सकते। तो आप एक अलग कमरा या कोई स्टोर उनके उस पर कर दें कि जी आप अपनी चीजें इधर रख लो, क्योंकि बाद में जब वो नहीं होंगे तो आपको शायद वो चीजें भी याद आना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज को आपने देखना है, क्योंकि ओल्ड एज ट्रॉमा, जब आप किसी ओल्ड एज के साथ काउंसलिंग करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि उनको कैसी कैसी चीजें फील हो रही होती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं ट्रिचोटिलोमेनिया। कुछ दिन पहले हमारे पास जो केस आया था, उनके बाल आपने देखे होंगे, उनकी परमिशन के साथ मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी सिर्फ सर की। तो अब आप ये देखें उसके साथ, ठीक है, मतलब कि ट्रिचोटिलोमेनिया के साथ उनको साइकोटिक फीचर्स थे। उनको ये लग रहा था कि ये मेरा सर घोंसला बन गया है और इसमें से कोई चिड़ियां आती हैं, परिंदे आते हैं और इसमें घुसते जाते हैं, ठीक है। तो अब जब उसकी बाकी एवेल्युएशन वगैरह हुई, साइकेट्रिक मेडिसिन वगैरह मिली, तो उनको जब मेडिसिन मिली तो वो लंबा अरसा सोना शुरू हो गई, ज्यादा टाइम सोना शुरू हो गई। जब वो ज्यादा सोई हैं, तो जब वो जागी हैं तो उसके बाद जो है ना उनकी स्किन पिकिंग वाला बिहेवियर था वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका था। तो सम टाइम ये चीजें भी होती हैं, ठीक है, नहीं वो हेयर पुलिंग वाला जो था, ठीक है। फिर उसके बाद डिसऑर्डर या सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह आपने लेनी है या ली हुई है, उसकी वजह से, इंड्यूस्ड कहते हैं कि किसी मेडिसिन या किसी चीज की वजह से कुछ और होना। इंड्यूस को सर्च करो जरा, INDUC, यही है ना एक की वजह से दूसरा, ठीक है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। कोई मेडिकल कंडीशन आपको ऐसी हुई है, जैसे देखे लोग कहते हैं ना कोरोना के बाद कि जी हो सकता है कि अब हम कौमी सतह पर जी बड़े लेवल पर हम OCD हो जाएंगे। एक्चुअली वो एक मेडिकल कंडीशन थी जिससे आपको एक फियर डेवलप हो रहा था और उस फियर के बाद आपको आदत होने हो रहे थे, ठीक है। इन अदर स्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, इन अनस्पेसिफाइड आ गया फिर बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर, ऑब्सेशनल जेलसी। ये तमाम चीजें जो हैं ऑब्सेशंस के अंदर आती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? अब आपको ये जब चीजें नजर आ गई हैं तो अब आप इसको मजीद जब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाओगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा OCD इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, कि इसके पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्सेशंस होंगी और कंपल्शंस होंगी। ऑब्सेशंस, अच्छा एक और चीज, कोई भी वर्ड हम सुनते हैं ना, जैसे ऑब्सेशन सुनते हैं, ऑब्सेशंस को उठा के गूगल में रखो और उसको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मीनिंग्स देखो, आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है हमारी इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में सोचते भी नहीं है, तो आपको इसलिए उसके वर्ड्स को वो करना चाहिए, ठीक है। कंपल्सिव, कंपल्सरी, ठीक है। फिर इसी तरह इसके साथ एक मिलता जुलता लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इम्पल्सिव। उसका क्या मतलब होता है? सर्च करो जल्दी से, इम्पल्सिविटी, हाँ सर्च करो, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता चले, ठीक है। प्रेजिस्टेंट थॉट्स, अर्जेस एंड इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज इंट्रूसिव एंड अनवांटेड, कि ऐसी सोचें, ठीक है, ऐसे इमेजेस माइंड में जो बनते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं और आप उनको नहीं कर सकते, मतलब कि उनको इग्नोर नहीं कर पाते। सेल्फ कंट्रोल जिसका नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। समझ आ गई है? अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। कंपल्शंस आर रिपीटेड बिहेवियर, ठीक है। ऑब्सेशन जो है थॉट्स हैं और कंपल्शन जो है वो एक तरह के बिहेवियर्स हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, इसको फिर मजीद अगर हम करेंगे तो आपको ये चीजें हो जाएंगी। अब हम आगे यहाँ पर फिर उन्होंने ट्रिचोटिलोमेनिया, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को उन्होंने मजीद उसमें लिखा हुआ है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो बसाते खुद क्या है, ठीक है, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसके स्पेसिफायर्स क्या हैं, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये हम देखते हैं।
प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस कंपल्शंस आर बोथ, ठीक है, या तो ये जो ए है, ठीक है, इसके अंदर कहते हैं कि उसके अंदर ऑब्सेशंस होंगी, कंपल्शंस होंगी, या दोनों होंगी। ऑब्सेशंस आर डिफाइंड बाय 1 and 2, कहते हैं कि जो ऑब्सेशंस हैं वो हमने 1 और 2 में डिफाइन की हुई है। 1 में हम देखते हैं recurrent and persistent thoughts, urges or images that are experienced at some time during the disturbance as intrusive and unwanted, and that in most individuals cause marked anxiety or distress। देखें, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो OCD है वो एक तरह की एंजाइटी भी है। एक्चुअली इसकी जो ऑब्सेशंस है ना, उसकी डेफिनेशन में ये है, कहते हैं कि ये जो है ना, इसके जो बहुत सारे इंसान हैं उनको एक एंजाइटी की तरह की कैफियत होगी और डिस्ट्रेस पैदा होगी, ठीक है, और उनको बार बार ख्यालात आएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इग्नोर or suppress such thoughts, urges or images, or to neutralize them with some other thought or action by performing a compulsion। तो कहते हैं उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो वो न चाहते हुए भी कंपल्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि अब मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि भाई बाहर दरवाज़ा खुला है, बाहर दरवाज़ा खुला है, बार बार मुझे ख्याल आता है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार खैर कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है नहीं यार दरवाज़ा तो खुला ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर उसको देख कर आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, यानी कि पहले ऑब्सेशंस हुई, फिर अब कंपल्सिव क्या हुआ कि मैंने जाकर उसको देखा, देख कर आया, वापस आया, मैंने कहा यार नहीं हो सकता है कि कुंडा लगा हुआ है, वो पता नहीं ताला लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो मैं फिर उठ के जाऊंगा, फिर ताला भी देख कर आऊंगा। तो यानी कि अपनी वो जो एक एंजाइटी या वो जो डिस्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये चीज करनी है। अब आगे हम देखें, कंपल्शंस आर डिफाइंड 1 and 2, इसमें ये आ गई। अब आप ये देखें कि जब भी क्राइटेरिया आप करेंगे आपको ए देखना पड़ेगा। ए के अंदर उन्होंने ऑब्सेशंस को 2 हिस्सों में वो डिफाइन किया हुआ है, फिर कंपल्शंस को भी 2 हिस्सों में डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर कहते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जैसा कि हैंड वॉशिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग और मेंटल एक्ट्स, ठीक है, यानी कि जैसा कि प्रेइंग, काउंटिंग, रिपीटिंग वर्ड्स साइलेंटली दैट द इंडिविजुअल फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म इन द रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशंस आर अकॉर्डिंग टू द रूल दैट मस्ट बी अप्लाइड रिजिडली। अब आपने अपने माइंड में कुछ बना लिया हुआ है, आप बार बार चीजें आप हाथ धोते हो, बार बार उनको ऑर्डर करते हो, चेक करते हो, ठीक है, और कुछ आपकी बार बार नमाज पढ़ना, काउंट करना चीजें, ठीक है, कुछ वर्ड्स बोलते रहना, ठीक है। अमूमन जो या हर बंदे का अपना अपना एक ऑब्सेशंस होती हैं कुछ चीज़ों की। जैसे हम जा रहे होते हैं कहीं पे तो रोड के साइड पे जो ब्लॉक होते हैं उनको गिनते रहना, ठीक है, या दरख्त लगे हुए हैं उनको काउंट करते रहना, फिर वो कोई मिस हो जाता है, यार बड़ा दुख हो गया मेरा, ये दरख्त क्यों रह गया, ठीक है। फिर इसी तरह से किसी के घर में गमले रखे हुए हैं, उन गमले को गिनते रहना, अच्छा ठीक है। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, या किसी के घर मेहमान चले जाओ तो कोई बातचीत ज़्यादा ना हो तो एक डीप साइलेंस हो, तो उनके छत में अगर कोई फूल लगे हुए हैं उनको गिनते रहना, फर्श के ऊपर वो चीज़ें, तो ये सारी हमारी क्या है, कंपल्शंस हैं, ठीक है। फिर क्योंकि उनको आप बार बार काउंट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने उसमें ही कर रहे हो। द बिहेवियर आर, ठीक है, मेंटल एक्ट्स आर एम्ड, ठीक है, एट प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी आर डिस्ट्रेस टू प्रिवेंट सम ड्रेडेड इवेंट आर सिचुएशन। कहते हैं कि ये आपका एक ऐसा बिहेवियर है जो आपकी उस एंजाइटी को या डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक है, जो सिचुएशन को। जैसा कि आपको मैंने बताया ना कि अगर हमने दरख्त ना गिने, हम कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, लिहाजा मुझे वो पूरे गिनने चाहिए। However, these behavior and our mental acts are not connected in a realistic way with what they are diagnosed to neutralize or the prevent or are clearly excessive. Young children may not be able to articulate the aims of these behavior or mental acts. So, young children को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जो बड़े होते हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि आया कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम जितना भी बताएंगे या वो करेंगे, उनको एकदम से आप साइको एजुकेट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उन्होंने शायद किसी यूट्यूबर को देख लिया हो, शायद उन्होंने किसी व्यूअर्स हासिल करने वाले लोगों को देख लिया हो, या कुछ लोग आपने देखा होगा कि अखबारों में लिखते हैं तो एग्जैजुरेट करते हैं, एक फियर
बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि लोग उनको पढ़ें। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो उसको पढ़ लेते हैं तो उनकी मजीद एंजाइटी बढ़ जाती है। तो आप एक काम करें, देखिए जैसे अभी हमारे पास ये ओपन हुआ है ना, तो अब मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, बल्कि अभी आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप भी साथ ही हो ना, तो जितनी चीज़ें भी आपको हम इस तरह से डिफाइन करके एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, आप सब भी अगर आप देखो तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा आसानी हो जाती है कि नहीं हो जाती अपनी बीमारी के बारे में, बजाय इसके कि एक एक बंदे को हम वो करें, क्या नाम है, तो क्या इस तरह से उनको एक साइको एजुकेट हो जाता है इंसान के नहीं हो जाता, ठीक है। और उसमें फिर उसको ये भी पता चल जाता है कि ठीक है, ये जो मैं पढ़ रहा, ये जो मैं देख रहा हूँ ये एक ऑथेंटिक है। यानी कि आपको इसमें ये हरगिज़ ये नहीं है कि जी के जो DSM-5 है ये एक आम बंदा ना पढ़े, उसको ये चीज़ ना हो। आपकी प्रॉपर डेफिनेशंस तो यहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। अब हम ये बोलें कि नहीं वो अपने आप को डायग्नोज करना शुरू कर देगा, डायग्नोज क्यों करेगा? एक इन्फॉर्मेशन है, एक बुक है, ठीक है, पढ़ ले, ठीक है। बल्कि मुझे एक समझ नहीं आती, लोग कुरान पढ़ते हैं, तो आपने कभी किसी को देखा है कि जब वो कुरान पढ़ रहा है तो आपको लगेगा ये 100% अब अमल करना शुरू कर देगा? ऐसा ही है ना। तो इसलिए ये फियर नहीं होना चाहिए, ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये चीज़ें लोग पढ़ें, उसको सेंसिटाइज हों, तब जाकर आपके पास भी वो आराम से आएंगे, तब उनके आपके काम को उनको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अदरवाइज उनको भी नहीं पता होगा और हमें भी उनको एक्सप्लेन करते करते बहुत। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बंदे ने ये लिखा हुआ हो अपने नाम के साथ कि मेरा एक्सपीरियंस OCD के साथ 10 साल का है, एक्सपीरियंस है। मैं OCD के पेशेंट्स को, ट्रिचोटिलोमेनिया को मैंने बहुत उसमें देखा है। तो मैं जो हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट के साथ बैठता हूँ। तो अब आप ये देखो कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ट्रिचोटिलोमेनिया के बाद आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि वो क्या काम करता होगा। ऐसा ही है, आपको ये बहुत सारा क्लियर हो गया होगा कि उसको हाथ धोने की वजह से या ज़्यादा नहाने की वजह से उसको जो गैंग्रीन हो चुकी होती है वो उसके ऊपर काम करता होगा। तो अब इसके बगैर, इससे हट के अगर एक आम बंदा है उसको नहीं पता तो वो क्या सोचेगा? बोलेगा कि यार नफ्सियात वालों का तो इधर काम ही कोई नहीं है। समझ आ रही है ना आपको यहाँ पर? तो ये चीज़ है। अब आगे हम चलते हैं B में। कहते हैं द ऑब्सेशंस आर कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग, ये वक्त को ज़ाया करती हैं। टेक मोर देन 1 आवर पर डे। अब आप ये देखो, जब आप वाई बॉक्स के ऊपर जाओगे तो आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। तो वो आगे फिर मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं। आर काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आर इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल आर अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। अब अगर आपकी लाइफ में कोई इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस आ नहीं रही, आप मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने गए हो मस्जिद में, आपने सारी लाइटें गिन ली हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपकी लाइफ फिर भी चल रही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतनी ज़्यादा गिनना शुरू कर दी कि आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे हो तो फिर डिस्ट्रेस है, ठीक है। यानी कि आपकी एम्पेयरमेंट एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होनी चाहिए या एम्पेयरमेंट होनी चाहिए आपकी सोशल लाइफ में, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में या बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज में। आप लोगों से ना मिलो कि यार हो सकता है कि मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा, तो इस वजह से आपकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो डिस्ट्रेस में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम B कैटेगरी पे, ये B वाला जो कैटेगरी है इसके ऊपर हम फुलफिल कर रहे हैं इसको। फिर कहते हैं C में The obsessive compulsive symptoms are not attributable to the physiological effects or substance, ठीक है, drug abuse or medication or another medical condition। यहाँ पर कहते हैं कि उसके मतलब कि किसी उस वक़्त के लिए, हालांकि ऊपर इन्होंने मैंने वो बताया हुआ है कि किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, लेकिन वो लंबे अरसे के बाद, करंटली अगर उसने कोई मेडिसिन ली हुई है, ठीक है, करंटली अगर कोई मेडिसिन ली हुई है और जिसकी वजह से उसको ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जब उसको छोड़ेगा जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हैं, तो हो सकता है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी तरह से आपने उसको एकदम से OCD में नहीं वो करना कि एक बंदा मिसाल के तौर पर अपनी डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से उसको OCD के ख्यालात आ रहे हैं, मेडिसिन तो उसने 15 दिनों के बाद ख़त्म कर देनी है, तब उसको OCD भी डायग्नोज करके बैठ जाए। यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय द सिम्टम्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर्स, एक्सेसिव वरीज are as in generalized anxiety disorder, preoccupation with the appearance in as in the body dysmorphic disorder,
डिफिकल्टी डिस्कार्डिंग द पार्टिंग, वही जो अभी ऊपर हम बता रहे थे, पार्टिंग विद द पोजेशंस एज इन होर्डिंग डिसऑर्डर्स, हेयर पुलिंग एज इन trichotillomania, hair pulling disorder, skin picking in exoration, skin picking disorder, stereotypies in the stereotypic movement disorder, ritualized eating behavior as in eating disorder, preoccupation with the substance or gambling as in the substance related and addictive disorder. वो कह रहे हैं ना कि ये डिफरेंट चीज़ों में जो है आपने वो देखनी है और आपने ये देखना है कि जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही हैं इससे बेहतर एक्सप्लेन किसी और में ना हो रही हो, ठीक है। फिर इसी तरह से कह रहे हैं कि पैराफेलिक डिसऑर्डर, इम्पल्सिव एज इन द डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, गिल्टी रुमिनेशंस as in the major depressive disorder, thought insertion or delusional preoccupation as in the schizophrenia spectrum and psychotic disorder, or repeated pattern of behavior in the autism spectrum disorder. ये जो D है ना, इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम आपको बता दी जो कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स की भी हैं, ठीक है। आप अलग से भी वो करोगे तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। कहते हैं द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय द सिम्टम ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर्स, और ये जो कंडीशंस कह रहा है कि जो यहाँ पर बताई गई हैं वो किसी और डिसऑर्डर में इससे बेहतर तौर पर एक्सप्लेन ना हो। सिम्टम्स मिलती जुलती हो तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको स्पेसिफाइड करें, कहते हैं विद गुड और फेयर इनसाइट the individual recognizes that the obsessive compulsive disorder belief are definitely or probably not true, that may or may not be true. अब आपने जो CBT का वो देखा था फैक्ट एंड ओपिनियन, तो अब आपको समझ आ गई वो यहाँ पर भी हो सकती है कि आपकी जो ऑब्सेशंस हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हों। जब वो ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। विद पुअर इंसाइट, अगर बंदे की इंसाइट पुअर है, द इंडिविजुअल थिंक्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बिलीव आर प्रोबेबली ट्रू। अगर उसको जो है ना उसकी जो इंसाइट है वो पुअर है तो उसको लगेगा कि ये बहुत सच है और यही चीज़ है, तो आपको फिर थोड़ा मुश्किल लगेगा उसको समझाने में या उसको उसके ऊपर यकीन करवाने में। अगर उसकी इंसाइट एब्सेंट है, ये डिल्यूजनल बिलीव है, द इंडिविजुअल इज कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर बिलीव्स आर द ट्रू, वो जो भी है उसके ट्रू बिलीव्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इंसाइट अच्छी है तो वो आपके लिए इजी हो जाता है उसको मैनेज करना और उसको सारी चीज़ों को करना। लेकिन ये है कि साइको एजुकेट करने से, बार बार चीज़ों के बताने से, वो सारी बात है, बंदा अपनी चीज़ों से कंसर्न होता है तो उसकी इंसाइट बढ़ सकती है, ठीक है। फिर आगे मजीद हम इसको स्पेसिफाई करें, टिक रिलेटेड डिसऑर्डर, इंडिविजुअल हैज करंट और पास्ट हिस्ट्री ऑफ टिक डिसऑर्डर। आगे फिर स्पेसिफायर्स हैं जी, मेनी इंडिविजुअल्स, ठीक है, विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैव डिसफंक्शनल बिलीव्स हो सकते हैं। These beliefs can include inflated sense of responsibility and tendency to overestimated threat, perfectionism and intolerance of the uncertainty, and the overimportance of thoughts, believing that having a forbidden thought is a bad or acting on it, and the need to control thought. अच्छा, इसमें और perfectionism जो है ना, ये बहुत एक तरह से आप ये देख लें कि परफेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन सम टाइम हम बहुत ज़्यादा ओवर परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस भी बनता है। फॉर एग्जांपल, एक रिपोर्ट है, हमने सारी तैयार कर ली, सारा कुछ हो गया, हमें ये पता चला कि यार ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक है। अब उस स्पेलिंग मिस्टेक को हम ज़्यादा उस पूरी की पूरी को प्रूव कर लेते हैं कि यार ये क्यों इस तरह से हो गई है, हालांकि बाकी ये जितना काम भी सारे का सारा ठीक है। यानी कि अगर 100 वर्ड हैं तो 99 ठीक हैं, तो इसका मतलब ये कि 99% वो ठीक है। तो आगे आप उसको थोड़ा सा हमने गुंजाइश रखनी होती है हर एक के हवाले से। अदरवाइज अगर हम परफेक्शनिज्म की बात करेंगे तो हमें अपने साथ साथ किसी और को भी परेशान करने का बायस बन जाएगा। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है? OCD आर द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्सेशंस एंड द कंपल्शंस। क्राइटेरियन ए जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ऑब्सेशंस आर रिपीटेड एंड परसिस्टेंट थॉट ऑफ द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन कहते हैं गंदी चीज़ें, ठीक है। इमेजेस, अच्छा, समटाइम आपको ये होता है कि एक बंदे को उस कंटेमिनेशन से इस कदर परेशानी होती है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अमूमन हम सब में अंदर होती है, लेकिन अगर कहीं पे हाथ लग गया ना तो फिर उसने जब तक हाथ धोए नहीं तो उसको वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। इमेजेस, अच्छा, एक और चीज़ हम अमूमन ये कहते हैं, अच्छा ये बंदा जो है ना ये नखरे कर रहा है, ये वो नहीं,
ये डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं कि अगर कोई बंदा उसको एक जगह पर ज़मीन पे बैठ के तो वो खा लेता है, लेकिन अगर उसके सामने कोई वो दूर भी कहीं पे कोई यूरिन पास कर देता है तो उसके लिए वो परेशानी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नखरे कर रहा है। यहाँ पर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको उसके साथ कोई ऑब्सेशंस हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रख के दूसरे बंदे के लिए उसकी ज़िंदगी आसान बनानी होती है, ठीक है। इमेजेस जैसा कि वायलेंट और हॉरिफिक सीन्स अर्जेस स्टेप समवन importantly obsessions are not pleasurable are the experience as the voluntary that are intrusive and unwanted and cause marked distress or anxiety in most individuals. The individual attempts to ignore or suppress these obsessions जैसे कि avoiding triggers or using the thought suppressions or to neutralize them to another thought, ठीक है। performing in compulsions वही चीज़ है। फिर इसी तरह से आगे आप compulsions को देखोगे फिर उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर मेरे ख्याल से ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल चुका होगा। हम ऐसे करते हैं कि जब हमारे पास जब कोई क्लाइंट आते हैं तो वो आपको एक ही सेशन में बहुत सारी मालूमात देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करो कि अपने क्लाइंट्स के लिए भी कुछ आसानी पैदा करो और ख़ुद भी तो उसको ये बोलो कि ये चीज़ें देखो ज़रा आप इसमें से क्या क्या लगती हैं। वो बोलेगा अच्छा ये चीज़ें मुझ में भी लग रही हैं। फिर उसके बाद आप उसको देखो कि देखो ये अब हकीकत है, ये हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को औरों को भी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ मजीद कितना वो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज करने का मौका उसको मिलता जाएगा, उसकी इनसाइट डेवलप होती जाएगी। हाँ, ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर एक बंदे को OCD है तो वो अगर ट्रीटमेंट नहीं चाहता तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ उसकी अच्छी होगी उतना आपकी भी आसानी होगी। वो बिल्कुल जितना उसका आ गई है वक्त है अच्छा, और कितना आप उसको वो करोगे क्या अच्छा, कितना आप उसको वो करोगे, क्या नाम है, इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो वो मजीद तंग होगा। और एक और चीज़ भी होती है, सम टाइम क्लाइंट आता है तो आपको अगर ये नहीं पता कि वो प्रीवियसली किस चीज़ के लिए आ रहा है तो एकदम से हाथ मिलाने की या गले मिलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक हमारा कल्चर है, अगर कोई बंदा आता है तो हम हाथ ना मिलाएं। तो अच्छा, इवन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कहीं पर कोई बैठा हुआ तो वहाँ पर वो बैठ नहीं सकते, कहते नहीं यहाँ पर मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी होती है। प्रिविलेज क्या है, प्रिविलेज किसको कहते हैं, मतलब ये चीज़ कब से स्टार्ट हुई? हाँ, मतलब कितनी आबादी में कितने लोगों को हो सकती है, ठीक है। The 12-month prevalence of OCD in the United States is 1.2% with a similar prevalence in internationally 1.1 to 1.8. Females are affected at a slightly higher rate than males in adulthood, although males are more commonly affected in childhood. बच्चे जो मेल हैं वो बचपन में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और तकरीबन 0.2% तक ये हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से है, ठीक है, कि वो तो यूनाइटेड स्टेट्स का है ना। तो अब हमारे पास जो है हमने तो सारी पॉपुलेशन को तो स्क्रीन आउट नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे पास उन लोगों का डेटा मौजूद है जो हमारे पास एडमिट होते हैं या हमारे पास देखने को आते हैं अपने उसमें। तो हम बता सकते हैं कि हमारे 100 में से तकरीबन 10 क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर ओवरऑल जब आप देखते हो कि अवाम को कितनी एक्सेस है उस चीज़ की, फैसिलिटी की, OCD को मैनेज करने की, तो वो कितना है, ठीक है। अब आपने एक और काम करना है इसके ऊपर, ये जो हमारे पास बना हुआ है OCD के ऊपर किसकी रिसर्च है? मैंने आज ही थोड़ी सी की है। आज ही थोड़ी सी। कोई इंटरेस्ट किसका बन रहा है? मेरा इंटरेस्ट बन रहा है कि वो ये चीज़ आपके बन रहा है, क्योंकि एक चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, वो ये चीज़ है कि जो बाइपोलर टेंडेंसीज के लोग हैं ना, उनको हमने साथ में ऑब्सेशन के थॉट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जितना भी हमारे पास अभी इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्लाइंट आए हैं तो हमने देखा है कि उसको अगर हम सिर्फ डिप्रेशन के ऊपर या एंजाइटी के ऊपर या स्ट्रेस के ऊपर देखें तो वो हमें उस तरह नहीं मिल रहा। जैसे ही हम इसके ऊपर ये स्केल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही होती है। अच्छा, एक और चीज़, हम स्केल जब हम अप्लाई करते हैं ना, अमूमन अगर अब इस चीज़ की हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि हम पहले से ही कर लें, स्क्रीनिंग के टाइम पे कर लें, या क्लाइंट को हम बताएं कि अब आप हमें इसको बारे में बताओ,
तो ये स्टिल इसके क्वेश्चंस में करता रहता हूँ मुख्तलिफ जगहों पर, तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल पाता। वजह ये होती है कि सम टाइम बंदे को पता ही नहीं है कि ऑब्सेशंस हैं क्या, बंदे को पता ही नहीं है कि कंपल्शंस क्या हैं, बंदे को पता ही नहीं है कि बॉडी डिस्मॉर्फिक है क्या। तो हम जब उसको स्केल देंगे, और एक बंदा आपके पास आया है वो जस्ट मैट्रिक पास है, खुद को आप अपने मैट्रिक पास होने का तस्वर करो। जब हम खुद मैट्रिक में थे तो उस टाइम अगर आपको कोई ये बोले कि जी कि अच्छा ये डेवलपमेंट ऑफ एंड कोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट और ये पढ़ के देखो, तो हमारी आंखें चकरा जाती हैं, अच्छा इतनी लंबी अंग्रेजी, तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। तो ऐसे में आप अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस नहीं बता पाते। तो ऐसे में ये होता है कि आप अगर उस बंदे को जितना आसानी से बताओगे उतना बेहतरीन रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ख़ुसूसन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें कि किसी भी टेस्ट की कोई अलग से फीस नहीं होती। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि ये सारे का मैंने परमिशंस ली हुई होती हैं, तो हमने विदाउट पेमेंट के लिए ली हुई होती हैं कि भाई डायग्नोसिस को, हाँ, कि हम बिल्कुल कि हम इसको ऐसा नहीं करें। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि जी फर्स्ट सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, सेकेंड सेशन के 500 रुपये लूँगा, टेस्ट अप्लाई करूँगा तो 1500 रुपये लूँगा, इस तरह से रेट्स बनाए हुए हैं। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपने साथ कुछ लोग मिलकर अगर हम काम करेंगे तो अब आप ये देखो कि अभी एक सिस्टम बन गया है। मिसाल के तौर पर ये HLPS एक सिस्टम बन गया है, एक बंदा आ रहा है, वो यहाँ पर पे कर रहा है, ठीक है, कि भाई मैं आपको 3000 रुपये दे रहा हूँ, मेरा एक सेशन ले लो। अब उस सेशन के दौरान हमें उसको वाई बॉक्स अप्लाई करने का आ गया, तो क्या हमारा एक राइट बनता है हम उसको बोलें कि इसके 500 रुपये एक्स्ट्रा दो क्योंकि हमारी ज़्यादा मेहनत होगी? नहीं, हम ऑलरेडी उसके लिए अवेलेबल हैं। जो चार्जेस हमने रखे हैं वो उसी चीज़ को देख के रखे हैं, ठीक है। इसका अर्थ नहीं होता कि ये कंसल्टेंसी फीस है, नहीं, हमारी कंसल्टेंसी फीस नहीं होती है, वो हमारी एक वीडियो अपलोड करना होती है, ठीक है। हमारी कंसल्टेंसी फीस नहीं, ये हमारी पूरी प्रोसीजर फीस आएगी उसमें, कि भाई वो बंदा आया, अब अगर उसको मैंने ट्राइज किया, कहीं पे रेफर किया, उसके बाद वो फिर मेरे पास आया, तो जो जो चीज़ें मैं वो कर रहा हूँ वो उसी के अंदर आएंगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, कहते हैं कि जी कि इसका डेवलपमेंट ऑफ एंड कोर्स क्या है। इन द यूनाइटेड स्टेट द मीन एज ऑनसेट ऑफ द OCD इज 19.5 ईयर्स। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलती होगी कि जो मैं आप लोगों का जो एक्सपीरियंस लेटर होता है उसके ऊपर हम एज ग्रुप में क्यों लिखता हूँ, ऑनसेट के लिए। और आपको क्लियर कट पता हो कि अगर आप कहीं और पे जॉब करने जा रहे हो तो जारी बात है हर चीज़ पब्लिश नहीं होती। उसमें हमने ये भी लिखा हुआ है कि आप सेमिनार्स में, इंटरव्यूज़ में, अपने वाइवा में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। वजह यह है कि आपका डेवलपमेंट एंड कोर्स का पता चले कि भाई हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसकी एज देखो, आपको पूरी की पूरी डिटेल तो हम 200 लोगों की तो हिस्ट्री दे नहीं सकते उस तरह से, तो आपको ये पता होगा कि अच्छा इस बंदे के डायग्नोसिस OCD के थे, इसकी एज 35 ईयर थी। अच्छा ठीक है, मैंने 2 साल काम किया वहाँ पर, मैंने टोटल 20 OCD के क्लाइंट देखे, तो चलो मैं इनकी एज देख लेता हूँ। तो जब आप मीन निकालोगे तो देखो ये 19.5 बन गया। तो सेम इसी तरह से आपको पता चलेगा। फिर आपको ये भी देखा होगा कि उसमें मेल और फीमेल को भी हम देख रहे हैं कि आपको वो भी जेंडर का भी पता चल गया कि अच्छा ये जेंडर, इस जेंडर के लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अफेक्टेड कर सकती है। अब ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं 25% ऑफ केसेस स्टार्टेड बाय एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये तो जारी बात है, ये तो रिसर्च बताती है मजीद डिटेल में। ऑनसेट आफ्टर द एज 35 ईयर इज अनयूजुअल बट डज अकर। 35 के बाद ये बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। मेल्स हैव एन अर्लियर एज एट onset then females are nearly 25% of males have onset before the 10 years. The onset of the symptom is typically gradual. However, acute onset has also been reported. अब आप ये देखो कि 10 साल से पहले की भी जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को सफ़र कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे हो रही है, ठीक है। कहते हैं अनट्रीटेड अगर OCD है, course is usually chronic, often waxing and the waning symptoms. Some individuals have an episodic course and the minority have an deteriorating course without treatment. Remission rates in the adults are low. 20% of the re-evaluated 40 years later onset childhood and adolescence and lead to the lifetime of OCD. However, 40% of individuals with onset in the childhood adolescent may experience remission by early adulthood. Remission को वर्ड सर्च करो क्या है इसके सही एग्जैक्ट मीनिंग। The course of OCD is often complicated by co-occurrence
क्योंकि आप रिमिशन जगह जगह पर पढ़ते हो इसके अंदर DSM-5 के अंदर। एंड डिसऑर्डर सी सेक्शन कोमोर्बिडिटी ऑफ द डिसऑर्डर्स, तो कोमोर्बिडिटी भी इसके साथ है, यानी कि इसके साथ और बाकी कौन कौन से डिसऑर्डर एक साथ में हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि OCD हो गया तो सिर्फ बंदे को OCD है, शिद्दत में कमी होना। तो अब आपको ये भी इसमें आइडिया हो जाएगा कि सम टाइम ऐसे होता है कि विदाउट ट्रीटमेंट भी इनकी रिमिशंस शुरू हो जाती हैं, यानी कि इनकी जो रिमिशंस हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसकी एज वैसे कब होता है, ये कब से शुरू होता है शिज़ोफ्रेनिया? ऑनसेट, हाँ, कितना? 19.5। नहीं, ये हमने OCD का है। शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो डिपेंड करता है, वो हम इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी जो आ रहा है शिज़ोफ्रेनिया का, उसमें डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास एडिक्शन के साथ शिज़ोफ्रेनिया आ रहा है। तो एग्जैक्टली लोगों का पता नहीं है कि फर्स्ट टाइम कब क्या हुआ था। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब 40-45 साल के लोग पहुंच जाते हैं तो शिज़ोफ्रेनिया के अगर बंदे की एक्सीडेंटल डेथ ना हुई हो, हादसात वगैरह ना हुए हों और वो जिंदा हो, जिंदगी वो कर रहा हो, तो उसकी सिम्टम्स में कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये रिमिशंस शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आगे हम चलते हैं। कंपल्शंस आर मोर इजीली डायग्नोज इन द चिल्ड्रन देन ऑब्सेशंस, क्योंकि ऑब्सेशंस तो आपके जहन में होते हैं, ठीक है, और कंपल्शंस आपको नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज कंपल्शंस आर ऑब्जर्वेबल, ठीक है। However, most children have both obsessions and compulsions and do most adults, ठीक है। आगे हम चलते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या आगे आपके? प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो प्रोसेस होते हैं और एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक तो रीजंस है ये ना, लेकिन उसके बिहाइंड सर्च करो जरा, हिस्ट्री जो है ना, बताता हूँ मैं आपको। हम प्रोग्नोसिस भी लिखते हैं रिपोर्ट में, इसका क्या मतलब हम लिखते हैं? प्रोग्रेस। नहीं, लिखो प्रोग्नोस्टिक। टाइम के साथ उसको मतलब क्या? हाँ, प्रोग्नोस्टिक। हाँ, प्रेडिक्शन का क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली? इसमें हमेशा से हम प्रोग्नोस्टिक को समझ रहे होते हैं कि ये प्रोग्रेस है, कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। या हम जब कहते हैं ना कि इस पेशेंट की प्रोग्नोसिस ये है, तो उसमें हम ये हाँ, नहीं, उसमें अमूमन हम यही कह रहे होते हैं कि इसकी सिम्टम्स कम हो रही हैं, लेकिन वो बढ़ती भी हैं। दोनों हो सकती हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ये होता है कि वो कम या ज्यादा दोनों में हो सकता है। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है कि जी कि प्रोग्नोस्टिक, हम अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी रिपोर्ट होती है उस पर प्रोग्नोस्टिक में ये लिखा होता है कि जी हाँ, ये पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया है, अब बेहतर हो गया है। और हमारी उसमें कोशिश, ये रिपोर्टिंग एरर है, ये चीज़ याद रखिएगा कि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे क्लाइंट के बारे में ये पता चले कि हाँ, ये जो है ना अब बेहतर हो गया है, पहले वो था। हालांकि बेहतरी तो अल्लाह पाक की ज़ात देगी, उसका हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ये लिखना है कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें इसमें बेहतरी ला सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसकी परेशानी को बढ़ा सकती हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं टेम्परामेंटल क्या है? ग्रेटर इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स, हायर नेगेटिव इमोशनलिटी एंड द बिहेवियरल इनहिबिशन चाइल्डहुड एंड द पॉसिबल टेम्परामेंटल risk factors. Environmental, physical and sexual abuse in the childhood and other stressful or traumatic events have been associated with the increased risk for the developing OCD. Some children may develop the sudden onset of the obsessive compulsive symptoms, which has been associated with different environmental factors including various infectious agents and the post-infectious autoimmune syndrome. जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें आपको देखें वो कह रहे हैं कि जी कि द रेट ऑफ द ओसीडी अमंग द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ द अडल्ट विद द ओसीडी इज अप्रॉक्सीमेटली 2 times दैट अमंग द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद ऑफ दोज विदाउट द डिसऑर्डर, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी फैमिली में किसी बंदे को है तो उसमें हमें 2 डिग्री ज़्यादा हायर होगा कि हमें ओसीडी हो सके, ठीक है। क्योंकि
इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया ना साथ में, और फिर ये भी है कि आप डायरेक्टली उस बंदे या बंदी की बेटा या बेटी भी हो तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर ये नीचे कुछ इन्होंने वो लिखी हुई हैं कुछ जेनेटिक उसमें मेडिकल टर्म्स लिखे हुए हैं मैंने, ज़ायगोटिक विद 0.22 फॉर द ज़ायगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो वो अगर ट्विंस हैं कोई तो उनमें भी वही चीज़ें हो सकती है। डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स इंटीरियर वो भी है, ठीक है। वो चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर उसमें कोई डिसफंक्शन है तो फिर भी OCD की वो चीज़ें हो सकती हैं। तो एक और चीज़ याद रखें, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल अगर होगा तो फिर सम टाइम अगर वो पेशेंट समझ भी रहा होता है, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर भी रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसको मेडिसिन की ज़रूरत होगी। कल्चरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक, ठीक है, हमारे यहाँ कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और OCD अकर अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर इज सब्सटेंशियल सिमिलैरिटी अक्रॉस कल्चर इन द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, एज एंड ऑनसेट, the comorbidity of OCD moreover around the globe. There is a similar symptom structure involving cleaning, symmetry, hoarding, taboo, thoughts or the fear of harm. However, regional variations in symptoms expressions exist and the cultural factors may shape the content of the obsessions and the compulsions, ठीक है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज वो आपको बता दिए। जो अहम चीज़ है सुसाइडल रिस्क है, ये बहुत अहम है, इसको आपने लाजमी देखना है। इसमें आपने कभी भी ये नहीं कहना कि भाई हाँ आपको खुदकुशी के हालात आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ समटाइम आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको वो कभी सेल्फ हार्म का वो करता भी है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे पास सेल्फ हार्म के क्लाइंट हैं अभी, ठीक है। तो वो चीज़ भी देखिएगा क्योंकि जब भी बाइपोलर आपके पास हो गया, फैमिली हिस्ट्री बताती है, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई अब आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ भी किया करें, ज़रूरी नहीं कि मैं ही उसको वो करूं, आप दोनों, ठीक है। जो भी नाइट शिफ्ट में हो या डे शिफ्ट में भी हो उसको कह दिया करें। अभी जो 0.2 पे कोई भी बैठा हुआ होगा उसको मैसेज कर दें जी कि मुझे ज़रा ना पिक्चर्स बना के ग्रुप में शेयर कर दो। तो ऐसे में ये होता है कि हमें पता होगा कि कौन सा पेशेंट कहाँ पे क्या कर रहा है, और पेशेंट को भी ये पता होगा कि भाई कोई यहाँ पर है या नहीं है, हमारी रिपोर्ट उनको मिलती जा रही है। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि हारिस के साथ मजाक करते हैं। ये पहले भी मैंने बताया था कि कोई किसी को टच ना करे, किसी एम्प्लॉय को कोई भी बंदा टच ना करे। उसकी क्या वजह होती है? देखो आपके पास सारे क्लाइंट एक जैसे नहीं होते। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो पकड़ के रख लें और बोलें कि अच्छा ठीक है, इसके पास एक एरिया की तो चाबी होती है तो निकलने की कोशिश हम करें। तो ऐसे में भी एक डिज़ास्टर बन सकता है, क्योंकि जब एक बार जब क्राउड बनता है ना, उस क्राउड को संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उस क्राउड तक वो चीज़ ही ना पहुँचे। बस इंटेलिजेंस इसी को ही कहते हैं ना, कि जो ही आपने थोड़ी सी चीज़ देखी उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, जो ही थोड़ा सा वो किया। रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम भी हम इसमें कर देते हैं कि हाँ जी आपने ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी, ताकि क्लाइंट्स को भी पता हो और एम्प्लॉयज़ को भी पता हो। मजाक क्लाइंट आपस में भी एक लिमिटेड, ऐसा ना हो कि आपस में लड़ पड़ें, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले 5-10 दिनों से देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जब मजाक कर रहे थे उस दिन भी मैं ऊपर गया था, याद है। तो वो क्या चीज़ होती है, एकदम से वो जब लग रहा होता है तो ये जो है ना एक परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप सब ने देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है जी सुसाइड रिस्क, हमने इसको भी देखना है, क्योंकि अगर इसका कहता है कि प्रेजेंस ऑफ द कोमॉर्बिड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सुसाइड। अगर मेजर डिप्रेशन भी है तो आपको इसमें चीज़ आ जाएगी। मेजर डिप्रेशन आपको डायग्नोस करना आ गया, आपको ये भी आ गया। अभी हम इसकी तरफ चलते हैं कि हम इसका जो स्केल है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। मजीद आपको यहाँ पर इसकी आगे जाओगे, ये कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ आपको बताएगा कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेशन, यहाँ पर ये देखो ना, individual with OCD have the other psychopathology. Many adults with the disorder have a lifetime diagnosis of the anxiety disorder. 76% ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमें एक लाइफ टाइम से एक एंजाइटी चल रही है, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबियाज हैं, ठीक है। एंड आर एंड डिप्रेसिव आर बाइपोलर डिसऑर्डर 63% फॉर एनी डिप्रेसिव बाइपोलर, विद द मोस्ट कॉमन बीइंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर 41%। अब आपको लग रहा है ना कि हमारे कुछ क्लाइंट्स में OCD की सिम्टम्स आ रही हैं, ये ट्रेट्स आ रहे हैं, वजह क्या आ रही है? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास मेजर डिप्रेशन के साथ हैं या बाइपोलर के साथ हैं। तो जब आपके पास बाइपोलर के साथ है तो कोमॉर्बिडिटी आपकी ये भी आ गई।
फिर कहते हैं onset of OCD is usually later than for most comorbid anxiety disorders, with the exception of the separation anxiety disorder and the PTSD, but often precede that of depressive disorder. Comorbid obsessive compulsive disorder personality disorder is commonly in individual with OCD ranging from 23 to 32%. अब आप ये देखें ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, इसको एक आप इलाजा से आपने देखना है, ठीक है। तो आपने अभी हमने इसको जनरली देख रहे हैं ना, हम इसको मजीद डिटेल में इलाजा से नहीं देखा, लेकिन आपको इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी आपने इसको देखना है कि आया कि ओसीडी एक बंदे की पर्सनालिटी में शुरू से ही चल रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ओसीडी किसी पर्सनालिटी में भी है कैटेगरी? हाँ बिल्कुल। ये देखो बॉडी डिस्मॉर्फिक यहाँ पर नेक्स्ट में ये बता रहा है ना, प्रीऑक्यूपेशन विद वन और मोर परसीव इफेक्ट ऑफ द फ्लॉज इन द फिजिकल अपीयरेंस दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल और अपीयर स्लाइड टू अदर्स, किसी और को वो फील नहीं हो रहे लेकिन आपको ये फील हो रहे हैं। सम टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्गर इफेक्ट पड़ जाता है जो किसी और को भी ऑब्जर्व और वो आपको कह दे। आप महसूस कर रहे हो कि भाई आप थोड़े से कमजोर हो रहे हो और वजन आप, बल्कि आजकल लोगों को ये लगता है मैं थोड़ा सा तगड़ा हो रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब किसी और ने कह दिया यार तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तो आपकी वो जो बॉडी डिस्मॉर्फिक की जो ऑब्सेशंस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप मजीद इसको जब पढ़ोगे तो आपको फिर इसमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी हम जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं जो कि हमारा मेन टास्क है आज का, ठीक है। ओसीडी अभी स्टार्ट हो रहा है इंटरमिशन अभी हम स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक तो ओवरव्यू था ना, हाँ अभी ये जो ओवरव्यू था वो भी डायग्नोसिस का नहीं था। अभी तक आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें थी कि ये चीजें होंगी, इस तरह की चीजें आपने टच करनी है साथ में। अब आप ये देखो, जब ओवर परफेक्शनिज्म की आप बात करते हो तो आप अपने ये देखो पेन ठीक करते हैं, कभी कभी आप ये सारी चीज़ें सेट करते हैं, ठीक है। जूते ठीक करके रखते हैं, सही है। उसके बाद आप अपनी कंगी, जूते, तमाम चीज़ें अपने उसमें रखते हो, ठीक है। तो ये भी एक उसमें होता है कि ये चीज़ ऐसे ना हो, ये चीज़ वैसे ना हो। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये देखो कह रहे हैं कि ये ओसीडी इज ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स नीड टू परफॉर्म सर्टेन रूटीन रिपीटेडली कॉल्ड कंपल्शन और द हैज द सर्टेन थॉट्स रिपीटेडली कॉल्ड ऑब्सेशन। ये लेमैन डेफिनेशन है, आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन उसकी तरह उसके रिलेटेड जो होगी साइकोलॉजिकली, तो वो आपने उसकी DSM-5 को ही उठा के देखना है, सही है। मजीद अगर हम देखें, द पर्सन इज अनएबल टू कंट्रोल ईदर द थॉट्स आर द एक्टिविटीज फॉर मोर देन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। सम टाइम अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉपी कर लेते हो जो कि आपको पता ही नहीं होता लिखी किसने है, उसका रेफरेंस क्या है। लिखने वाला रिसर्चर है, लिखने वाला क्लिनिशियन है, लिखने वाला रिसर्चर प्लस क्लिनिशियन है, लिखने वाला कोई अदारा है, ठीक है, और उनकी फाइंडिंग्स हैं, या लिखने वाले ने जस्ट अपनी एक नामा निगार है किसी अखबार का और उसने वो चीज़ लिख दी हुई है। तो ये जो चीज़ है आपने बहुत ज़रूरी है कि आप उसको देखो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद इन्फॉर्मेशन के एजेंट्स बन जाते हो, आप खुद इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले लोग बन जाते हो। तो इसलिए हमने इस चीज़ को लाजमी देखना है, ठीक है। कॉमन कंपल्शंस इंक्लूड हैंड वॉशिंग, काउंटिंग ऑफ द थिंग्स एंड चेकिंग टू सी इफ अ डोर इज लॉक्ड। ये जस्ट हमने ओवरऑल कंपल्शंस देखनी है, हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे। जब हम डायग्नोज करेंगे तो फिर हमने स्पेसिफाइड में चले जाएंगे, ठीक है। ये हम ओवरऑल उसमें करेंगे कि आया कि ओसीडी की सिम्टम्स हैं कि नहीं है। सम मे हैव द डिफिकल्टी थ्रोइंग थिंग्स आउट, जो कि होर्डिंग हम कहते हैं। दीज एक्टिविटीज अकर टू सच ए डिग्री दैट द पर्सन डेली लाइफ इज नेगेटिवली अफेक्टेड, often taking up more than an hour a day. Most adults realize that the behaviors do not make sense. The condition is associated with tics, anxiety disorder and the increased risk of the suicide. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुइसाइड को लाजमन हमने वो देखना है, क्योंकि जब आप अपने आप को एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हो, आप एज अ काउंसलर कहलाते हो, जो ही आपको रिस्क फैक्टर्स नज़र आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको करो। और एक और चीज़ कि रीहैब्स के अंदर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है पेशेंट के लिए, हमारे लिए भी नो डाउट का होता है, लेकिन एक क्लाइंट ऑलरेडी सुइसाइडल रिस्क पर है तो यहाँ पर आकर उसको मजीद वो बढ़ सकता है। तो उसको डांट टपट के पकड़ के बांध देना वो सोल्यूशन नहीं होता। उसको अंडरस्टैंड करवाना
कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं और एक्चुअली हमने इनको ऐसे ऐसे मैनेज करना है। अब आप ये देखें कि हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की जो वीडियोस बनाई थी पहले, ठीक है, तो उसमें यही चीज़ थी कि आया कि लोगों को ये पता चले कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा रीएब में जाएगा तो फुली ठीक ठाक होके आ जाएगा। ऐसा ही है ना, सम टाइम आप वहाँ से नई चीज़ें सीख के आ जाते हो, नई चीज़ें। बाद औक़ात आप जाते हो तो आप सिर्फ चरस पी रहे होते हो और वापस आते हो तो आपको और भी चीज़ों के भी तरीके आ जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर डिस्कस करते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर किसी बंदे को स्ट्रेस आ चुका है तो ऐसे स्ट्रेस में उसको पकड़ के डांटना बेहतर है या पकड़ के लाड प्यार से बात करके उसको लेकर जाना बेहतर है? लाड प्यार से। तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जाएगा पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, तो फिर यहाँ पर जो वर्क अभी आप कर रहे हो पॉसिबल ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा काम कर सको। क्योंकि अगर आपको पेशेंट 10 से 20 हो गए ना, तो 20 का मतलब ये है कि 20 फैमिलीज, 20 बंदे शादीशुदा हैं तो 20 बीवियां, ठीक है, फिर आगे बच्चे हैं तो वो फिर मजीद 40 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, फिर उनके पेरेंट्स। तो ये सारे के सारे आपको डिफरेंट लेवल पर लोग राब्ता करेंगे। और स्टिल जब आप रीएब के अंदर अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर हमारे पास 20 लोग हैं तो उनमें से 3 एक्टिव सुसाइड के साथ होते हैं। आपका हमारा डेटा है ना, हमें जब आप एग्जैक्ट इंटरव्यू करते हैं, जब यहाँ से कोई जाने लगता है तो उससे हम पूछते हैं कि भाई अच्छा आपका, या जब कोई चला भी जाता है तो मैं बाद में भी डेटा एंट्री टाइम में भी पूछता रहता हूँ, या वो राब्ता करते रहते हैं, खुद बता देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो झूठ नहीं होता है, वो सच होता है। झूठ पहले दिन हम कह सकते हैं, झूठ ना भी कहें, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विड्रॉल की सब वजह से बंदा ये चीज़ें कह रहा है। लेकिन जब यहाँ से चला जाता है तो अब तो उसको हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, उसको पता है कि अब इन्होंने मुझे कोई पकड़ के लेकर तो जाना है नहीं है। तो उस टाइम उससे पूछते बंदा कि यार जब आप आए थे तो उस टाइम आपको क्या फील हो रहा था? जान था, अच्छा ये था। अब उसको आप ये देख लें, मेजर डिप्रेशन भी है, OCD भी, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, OCD भी है, हमें कोई पता नहीं है अभी उसको क्या है, हो सकता है उसको बाइपोलर भी चल रहा हो, और साथ में उसने आइस का एडिक्शन भी है, साथ में उसके फैमिली मैटर्स भी डिस्टर्ब हैं। तो एक बंदा, ये जितनी चीज़ें भी होती हैं ये रिस्क को बढ़ाती जाती हैं और एट द एंड हमारी 100% कोशिश हो, अटेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है, लेकिन अगर कोई थिंकिंग है उस थिंकिंग के ऊपर काम करें, उस बंदे के ऊपर काम करें। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, सही है। अच्छा, आगे काज इज अननोन ठीक है, कोई वजह नहीं है कि अच्छा जी ये हुआ था, नहीं, वो हो सकता है जेनेटिक कंपोनेंट हो, जो आपने उसमें भी पढ़े। 2 आइडेंटिकल ट्विन्स मोर ऑफन अफेक्टेड द बोथ नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, जो भाई हैं जो, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से स्ट्रेस इंड्यूस इवेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से सम केसेस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड टू अकर फॉलोइंग इन्फेक्शन डायग्नोसिस। अब आप ये देखें कि ये जो प्रेजेंटेशन और उधर से आपने DSM-5 को देखा तो आपकी टर्मिनोलॉजी में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा और उनकी सेंटेंस को लिखने के अंदाज से भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर वो A एंड B को यानी कि कंफर्म आपको जगह बता रहे हैं, यहाँ पर आपको सही कंफर्म नहीं बताया जाता है, इसमें जस्ट एक डाउट किया जाता है। तो वहाँ पर ये होता है कि हाँ जी जेनेटिक में इतने % ये चीज़ है, फलां में इतने % ये चीज़ है, यानी कि वो रिसर्च बेस्ड काम होता है। तो यहाँ पर यह कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है कि आप उसको मजीद देख सकते हो कि कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं। और फिर इसके बाद रेटिंग स्केल्स, अब इसको जब आपने वो करना है रूल आउट द ड्रग रिलेटेड मेडिकल काजेज ड्रग। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर एडिक्शन के बाद लोग आए होते हैं तो इसलिए भी ड्रग रिलेटेड ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि फैमिलीज को हम बताएं कि भाई वो सिर्फ एडिक्शन को ही ख़त्म कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं होता कि सिर्फ आप एडिक्शन या आप सिर्फ एडिक्शन के ऊपर ही काम कर रहे हो। अगर आप उसके OCD के ऊपर काम नहीं कर रहे, बाइपोलर के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप उसके ट्रॉमास के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो बहुत मुश्किल है कि वो बंदा अपने आप को बेहतर कर पाए। ऐसे ही है ना। अब आप ये देखो, एक इंसान के साथ एक चीज़ नहीं है। अब आप ये देखो कि जो लोग कहते हैं ना कारोबार है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि इवन के हमारे जो साइकोलॉजिस्ट ने जो रिएप बनाए हुए भी थे या बने हुए हैं भी, स्टिल वहाँ पर रिएप के अंदर से आपको वो वाली चीज़ें नहीं मिलती जो क्लिनिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा ही है। तो इसलिए हमारी जो अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो न्यूज़पेपर में भी आपको ड्रग एडिक्शन सेंटर्स
या नफ्सियाती इदारों के बारे में मनफी रुझानात, मनफी कमेंट्स ज़्यादा नज़र आएंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर कोई आएगा तो वो किसी ने खुद ही अपने मियाँ मिठू होते हैं कि जैसे हम भी वो कहते हैं कि हाँ जी देखो हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कोई थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं देती, या वो नहीं लिखते कि भाई फलां अदारे में ये रिसर्च हुई, फलां ने ये काम किया, हम खुद से कोशिश कर रहे होते हैं। तो सेम ये चीज़ जो है आपने देखनी है कि आप जब भी फील्ड में आगे हो तो आपका डिफरेंट अदारों के साथ आपका रब्ता होगा, तो आपने डिफरेंट अदारों की जो है ना वर्किंग एक्सपीरियंस को मेजर करना होगा, तो उसके ऊपर आपने काम करना है ताकि लोगों का ट्रस्ट बहाल हो। और हमने एक वर्क किया जिसके ऊपर हमने सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के मोटे मोटे नाम उठाए हैं रिहैब्स के, तो अराउंड अबाउट 50 हैं, और जिसमें से मतलब सिर्फ गूगल पे ही हमें नज़र आया है कि वो लोग हैं। तो मुझे एकदम मेरे ख्याल में मुझे ज़हन में ये आया कि शायद ये वो तो नहीं है जो कि मतलब एक नाम से पहले चलता है फिर बंद होता है फिर दूसरे नाम ऐसा ही है। हाँ। तो मतलब अगर हम देखें सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर 50 से ज़्यादा अगर इदारे हैं जो कि एडिक्शन और नफ्सियात के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक तादाद है। और देखा जाए तो जो लोग हैं या जिनके ऊपर काम हुआ होता है, ठीक है, या जो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने इलाज करवाया, वो सारी चीज़ें, उस तरह के उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर नहीं। आप एक चीज़ देखो, 942 टोटल बेड हों और उनमें से 25 बेड एक अदारे के हों, तो वो कितने % बनते हैं? ये कैलकुलेटर लगाओ ज़रा। 942 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 होगा, देखो ज़रा कैसे होगा। जी ये ना 37%। नहीं, टोटल बेड हैं 942 और उनमें से 25 बेड आपके पास है, तो आपकी टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, कितने % होगा? 2% के करीब होगा। 2.6% है। तो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये कि जो नहीं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, पिंडी की नहीं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो हैं 41 टोटल, और 41 में से जो है उनकी जो बेड की तादाद है वो 942 है, और उनमें से 25 हमारे हैं। यही मैं बता रही हूँ कि मैंने आज टास्क करवाया है, ठीक है, अराउंड अबाउट वो 50 के करीब बनते हैं, 40 तो मैंने शांति को ऐसे ही। और ये जो है ना, ये एक्चुअली लगे हुए हैं, लेकिन वही बातें ऑन रिस्क होते हैं। आज बंद हो गया, एक जहाँ से बंद हुआ नाम चेंज किया, कहीं और चला गया, वहाँ से बंद हुआ कहीं और कर दिया, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। डायग्नोसिस क्या है इसके? स्टेप टू हेल्प डायग्नोस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इंक्लूड साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होगी, ठीक है, द इंक्लूड डिस्कसिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स, सिम्टम्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स टू डिटरमिन इफ यू हैव द ऑब्सेशन। अब आप ये देखें कि ये चीज़ जो है ये पेशेंट्स के लिए है, और जो आपका DSM-5 है गो के पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन अगर आवाम भी पढ़ना चाहती है पढ़ ले, लेकिन ये कि ज़्यादा एक्सपर्ट आप उसमें रहेंगे, आपको उसमें चीज़ें का पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि हाँ, अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन अगर आपके पास बनी हुई है, पेशेंट को देना चाहें कि भाई ये चीज़ होती है और आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो, तो वो फिर खुद एम्पावर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं फीलिंग्स, सिम्टम्स, बिहेवियर पैटर्न टू डिटरमिन इफ यू हैव ऑब्सेशंस or compulsive behavior that interfere with your quality of life. With your permission, this may include talking to your family or friends. Diagnostic criteria for वो फिर आगे बता रहा है कि your doctor may use criteria in the diagnostic and statistical manual DSM-5 published by the American Psychiatric Association. Physical examinations भी हो सकते हैं जो कि आपको complications को बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हाथों में गैंग्रीन हो जाना या इस तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर इसी तरह से जनरल चेकलिस्ट क्या होगी आपको, वैसे जनरली शॉर्ट से आपको क्या होगा, आपको अनवांटेड आइडियाज़ होंगे, इमेजेस होंगे, इम्पल्सिव होगा, कुछ चीज़ें सिली, नास्टी, हॉरिबल के यार पता नहीं मेरे दोस्त कहेंगे तो अब हम क्या वो करेंगे। डू यू वरीड एक्सेसिवली अबाउट डर्ट, जर्म्स एंड केमिकल्स।
Are you constantly worried that something bad will happen because you forget something important? ठीक है, आपको ये लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें आप important भूल जाते हो, ठीक है. You are experience of shortness of breath, ये भी sometime होता है. Afraid you will speak aggressively when you really don't want to, ठीक है. फिर तरह से are you always afraid you will lose something of importance, ठीक है. Do you feel experience jelly legs? Jelly legs क्या होती हैं? स्टारफिश वाली. खड़े हो जाओ आप, बिल्कुल खड़े हो जाओ. मैं आपको बताता हूँ, उस तरफ मुँह करो, बिल्कुल हाथ नीचे कर दो, बिल्कुल जिस्म खाली छोड़ो. ठीक है, ऐसे होता है पीछे नीचे का कभी कभी होता है. ये जेली लेग्स है. ये आपको जस्ट आपको महसूस होता है, आपको लगता है शायद मैं गिर गया था, ऐसा होता है, ठीक है. फिर उसके बाद कहते हैं जी ट्रबल फॉलिंग, आर स्टेइंग asleep, आर रेस्टलेस, आर अनसेटिस्फाइंग स्लीप. आर देयर things you feel you must do excessively, or thoughts you must think repeatedly to feel comfortable or ease anxiety. Do you wash yourself or things around you excessively? Do you have to check things over and over and repeat actions? ये सारी चीज़ें हैं. Avoid situation people worried, ठीक है. Do you keep useless things because you feel that you can't throw them away? कि ये सारी चीज़ें हैं. तो अब आपको ये चीज़ें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो हमने उसमें पढ़ी हैं, ठीक है. इस कोर्स के एंड तक ये हमारी फाख्तें जो है ना, ये भी साइकोलॉजिस्ट बनी हुई होंगी. DSM-5 उसकी जो डेफिनेशन है, कहते हैं जी प्रोवाइड क्लिनिशियन विद द ऑफिशियल डेफिनेशन एंड द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर्स एंड डिसफंक्शंस, although not all experts agreed on the definitions and criteria set forth in DSM-5. It is considered the gold standard by most mental health professional in the United States. वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग उसके ऊपर हों. OCD की डेफिनेशन मुख्तलिफ जगहों पर लोग मुख्तलिफ भी कह रहे हैं, वो अपनी अपनी एविडेंस बताते होंगे, ठीक है. आगे हम देखें, ये जो अभी आपने पढ़ चुके हैं A और B जो भी चीज़ें हैं, ठीक है. फिर आगे कंपल्शंस जो भी आ गई, फिर B and C आ गई, D आ गए, ठीक है, स्पेसिफाइड आ गया. आगे हम चलते हैं कि हम इसको, आपको ये चीज़ें तो पता चल गई, अब आगे आप क्या करना चाहते हो. अब आप उसको मेजर करना चाहते हो कि बाई OCD है तो वो कैसा है और कितना है, और हमें एज अ प्री एंड पोस्ट अपनी थेराप्यूटिकल इंटरवेंशन से पहले और बाद की कुछ चीज़ों का कैसे पता चलेगा कि कुछ तब्दीली आ रही है. तो उसके लिए क्या होता है, अप्लाई टू अ टेस्ट चेकिंग द लेवल ऑफ सेवेरिटी. और वो किसके वो करेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट वन टेस्ट जो है वो वाई बॉक्स है, ठीक है. वाई बॉक्स है येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल. तो मैं ऐसे करूँगा, इसको हम प्रिंट नहीं निकालते, मैं वैसे आपको बता दूंगा. इसकी स्केल छोटा सा है, ठीक है, तो आपको इसकी स्कोरिंग भी आसानी से हो जाएगी. कहते हैं ऑब्सेशंस आर अनवांटेड आइडियाज़, यहाँ पर उन्होंने अगेन वही चीज़ें बता दी. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको जनरल पब्लिक को देते हो जिनको ऑब्सेशंस की मीनिंग पता है, आर अनवांटेड आइडियाज़, इमेजेस आर इम्पल्सेस, ठीक है, इनको वो उसको अपनी ज़बान में वो कर सकता है, या आपको इस स्केल की उर्दू ट्रांसलेशन मिल जाती है आराम से, तो आप उसको कर सकते हो कि जनरली सिम्टम्स हैं कि नहीं है. जो आपका ये जो चेकलिस्ट होती है, ये आपका हेल्पफुल मटेरियल होता है, लेकिन ये फुल फ्लेज डायग्नोसिस नहीं होते कि हम बोलें कि हाँ अच्छा जी, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में एक बंदे ने किया कि अच्छा जी वो फुल फ्लेज डायग्नोसिस है. नहीं, उसके रिस्पॉन्सेज को देख कर DSM-5 को ओपन करके उसको मैच करके फिर आप एक क्लिनिकल इंटरव्यू लोगे. फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा वो जो कह रहा है, जो है ना ऑब्जेक्टिविटी है उसकी, वो क्या है, ठीक है. आपकी राय क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, और वो बंदा खुद से क्या बता रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें हो जाएंगी, क्योंकि सम टाइम हम कुछ वर्ड्स को समझ नहीं पाते और हम रिस्पांस सही तरीके से नहीं दे पाते. और आपके पास क्योंकि रिस्पांस सही तरीके से नहीं दिया तो स्कोर कम या ज़्यादा हो गए, तो वो कट ऑफ स्कोर से ऊपर या नीचे आ गए, तो वो फिर आपको पता होता है कि हाँ जी ये OCD में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा. आपके सिर्फ एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने से, तो इसलिए गलत आंसर मीन कि सही जो उसका रिस्पांस बन रहा था वो ना देने से, ठीक है. आगे हम चलते हैं. आपने जब भी किसी बंदे को भी वो करना है तो उसको ये नहीं कहना कि इसके बाद आप कंफर्म होंगे ये वो. सिंपली आप उसको ये बता दो कि जैसे हम थर्मामीटर के लिए
आपके मुंह में रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस बंदे के अंदर टेम्परेचर कितना है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। सेम ये टेस्ट भी इसी तरह से होते हैं कि एक तरह का थर्मामीटर समझ लें आपके इमोशंस का, जो कि जस्ट हमें ये बताएगा कि कौन सा इमोशन कितना है, ताकि हमें आगे ट्रीटमेंट में या आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतर करने में या आपको इसमें हेल्प आउट होगा तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है, कैसे बात करे तो आप उसको करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये जो टेस्ट है मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये हमारे ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, मैं उसी दिन के साथ उसको अपलोड भी कर देता होता हूँ। ये वाई बॉक्स है, तो आप उसको सर्च करोगे तो वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। प्लीज़ आंसर द ईच क्वेश्चन बाय सर्कुलेटिंग द अप्रोप्रिएट। अब आपने अप्रोप्रिएट नंबर, अब आपने यूँ करना है कि किस किस के पास बॉल पेन हैं, कापियाँ हैं। चलो 3 बंदों के पास है, आप तीनों ही कर लो बेशक। यहाँ पर आपने स्कोर लिखा हुआ है, पहले 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक आप नंबर दें, वैसे नंबर दें, 10 तक नंबर दे दें, और नीचे ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे लाइन में एक लाइन, जिस तरह से सीरियल नंबर हम नहीं लिखते इस तरह से, हाँ कॉलम। कहते हैं टाइम ऑक्युपाइड बाय ऑब्सेशंस। अब ऑब्सेशंस क्या आपको समझ आ गई कि ऐसे ख्यालात, हाउ मच ऑफ योर टाइम इज ऑक्युपाइड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो नॉन होगा। लेस देन 1 आवर आर ओकेजनल ऑकरेंस, कभी कभी हो सकता है तो वो फिर आपका 1 आएगा। अगर 1 to 3 आवर्स अ डे आर फ्रीक्वेंट तो फिर 2 आएगा। अगर वो ग्रेटर देन 3 to 5 आवर्स अ डे तो ये फिर वेरी फ्रीक्वेंट अकरेंस होगी। और अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन 8 आवर्स आर नियरली कांस्टेंट। तो अब आप ये देखें, जस्ट अपनी वैसे हम एक वो कर रहे हैं, इन 5 क्वेश्चन में से आप अपने आप को अपनी ऑब्सेशन थॉट्स में कहाँ पर रखते हो? 0 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन में से किस पे रखते हो? 1 पे लिख लो आप, 1 आप लेस देन 1, ठीक है, ये हो गया, सही है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा ना हमने, अगर मैं 4 लिखूंगा तो मेरे स्कोर 4 हो जाएंगे। 3 पे टिक करता हूँ, यानी कि ये मैंने किया तो स्कोर मेरे 3 हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होता ये। फिर कहते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू ऑब्सेसिव थॉट्स, के ऑब्सेशन थॉट्स की वजह से जो इंटरफेरेंस हो रही है। हाउ मच डू यूर ऑब्सेशन थॉट्स इंटरफेयर विद यूर वर्क, स्कूल, सोशल or other important role functioning? Is there anything that you don't do because of them? अब आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारी सोशल और उसमें डिसफंक्शनिंग आ रही है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप अपने इसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आप ना करते हों, तो 0 पर है कि नहीं, 1 पर है स्लाइड इंटरफेरेंस विद द सोशल एंड अदर एक्टिविटीज बट ओवरऑल परफॉर्मेंस नॉट इम्पेयर्ड, कि मैं ओवरऑल ठीक हूँ, सही है, लेकिन कभी कभी ये महसूस हो जाता है, ठीक है। बाद कंटिमिनेशन का होता है बंदे को, तो आपको वो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। डेफिनेट इंटरफेरेंस विद सोशल और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस बट स्टिल मैनेजेबल। नंबर 3 पे है causes substantial impairment in the social and occupational performance, और 4 पर है incapacitating। तो अब आप इसमें से देखो कि आप अपने आप को किस पे रख रहे हो, ठीक है। तो जस्ट आप एक खुद अपने ट्रू एग्जांपल ना दो, हो सकता है आप किसी दोस्त को अपना इसमें रख लो कि यार मैं अपने दोस्त की तरफ से ये रिस्पांस दे रहा हूँ, या कोई क्लाइंट आपने अपने माइंड में बना लें कि उसकी तरफ से रिस्पांस दे रहा हूँ, ताकि आगे हमें पता चले कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 0 करके आखिर में हम सारे बैठ जाएं, ठीक है। समझ आ गई? जो जो रिस्पांस आपका नंबर 2 पे बनता है आप वो लिख लो, लिख लिया हुआ है, आगे चलते हैं। नंबर 3, डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द ऑब्सेसिव थॉट्स, क्या क्या हो सकती है? हाउ मच डिस्ट्रेस डू यूर ऑब्सेसिव थॉट्स कॉज यू? कोई भी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है, डिस्टर्बेंस बट स्टिल मैनेजेबल है, वेरी डिस्टर्बेंस है, और उसके बाद है कॉन्स्टेंट एंड डिसेबलिंग डिस्ट्रेस है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑब्सेशंस, आप उसको रेजिस्ट कैसे करते हो जो ऑब्सेशंस आपको आती हैं। हाउ मच ऑफ एन एफर्ट डू यू मेक टू रेजिस्ट द ऑब्सेसिव थॉट्स,
हाउ ऑफन डू यू ट्राई टू disregard or turn your attention away from these thoughts as they enter your mind. जैसा कि try to resist all the time, हर वक्त उसको करना कि हाँ, try to resist most of the time, make some efforts to resist, yield to all obsessions without attempting to control but some reluctance, completely and willingly yield to all obsessions. yield का क्या मतलब लेंगे आप यहाँ पर? मतलब उन obsessions को completely कर रहे हो, इस सेंस में क्या कर रहे हैं? रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कंप्लीटली आपका सारा टाइम उसी में लगा है। आपका टाइम क्या लगता है? तो रेजिस्ट करने मतलब बहुत सी सोचें आ रही हैं और आप इसी में ही लगे रहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये चीज़ नहीं, मजीद से मुझे निकलना है। आप रेजिस्ट करते हो कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है बट आप नहीं निकल पा रहे हो। यील्ड के वो देखो मीनिंग सही तरीके से यहाँ पर देखो ना, कहते हैं ट्राई टू रेजिस्ट ऑल द टाइम, हर वक्त हम उसको रेजिस्ट करते रहते हैं। फिर इसका जो मीनिंग 0 वाले के बन रहे हैं वही मीनिंग फिर 4 वाले के भी बन रहे हैं। देखो जरा, यील्ड somehow वर्ड यूज होता है प्रोटेक्शन के सेंस में, नहीं यूज हो सकता। देखें जरा इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ रहे हैं। सर यील्ड का मतलब होता है ना कि अचीव करना, मतलब जैसे कि ऑब्सेशन को ये जो ऑब्सेशन आ रही है ना उन्हीं पे वर्क कर रहा है, वहाँ पे तो वो रेजिस्ट कर रहा है ना, और यहाँ पे उन ऑब्सेशंस पे अमल कर रहा है, वहाँ पे उनको रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ के मतलब उनको रोक नहीं पा रहा, पहले तो ट्राई टू रेजिस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद ट्राई टू रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, सबसे पहले ऑल द टाइम, ठीक है, फिर उसके बाद रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके बाद है एफर्ट्स टू रेजिस्ट, वो थोड़ी सी कोशिश करता है, ठीक है, फिर उसके बाद है यील्ड टू ऑल ऑब्सेशन विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल देम बट विद सम रिलक्टेंस, उनको मानना, उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है बजाय इसके कि वो उनको कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पर ये कि कम्प्लीटली विलिंग टू डू यील्ड टू ऑल ऑब्सेशन, बस ख्याल आया कि जाकर दरवाज़ा खोल के देखो तो जाकर देख लिया, ख्याल आया कि ऊपर जाकर देखो कोई टूटी तो नहीं खुली हुई तो जाकर देख ली। तो 0 पर यह है कि वो उसको कंट्रोल कर लेता है, उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, और अगर वो जितना ज़्यादा आप उसकी क्या कहते हैं उसकी विक्टिम बन जाते हैं तो आप उतना ज़्यादा स्कोर आगे लेकर आओगे, ठीक है। हाँ, समझ आ गई यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, इस चीज़ में कोई शर्म नहीं होती, जब कभी भी आपने कोई वर्ड सर्च करना है तो उसी टाइम उसकी मीनिंग्स देखो। वजह ये होती है कि आपके एक मीनिंग, जैसे मैंने बताया ना कि एक छोटा से समझ ना आना आपको परेशान कर सकते हैं, तो क्योंकि हम एक लर्निंग ग्रुप हैं, तो हम जब लर्निंग में तो आपको सारी की सारी चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द ऑब्सेशन थॉट्स, कंप्लीटली कंट्रोल, usually unable to stop or divert obsessions with some efforts to concentration, sometimes able to stop or divert obsessions, rarely successful in the stopping or dismissing obsessions, can only divert attention with the difficulty, obsessions are completely involuntarily, rarely able to even momentarily alter the obsessive thinking. क्या आ रहा है? जो भी आ रहा है करते जाओ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। टाइम स्पेंड परफॉर्मेंस कंपल्सिव बिहेवियर, उसके ऊपर टाइम जो लगता है, जैसे कि हाथ धोने में कितना टाइम लगता है, नहाने में कितना टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। लेस देन 1 hour आर ओकेजनल परफॉर्मेंस कंपल्सिव बिहेवियर, 1 to 3 hours a day frequent performance compulsive behavior, more than 3 and up to 8 hours a day, ठीक है, more than 8 hours, जो भी लगता है वो आप वो कर दो। इंटरफेरेंस ड्यू टू कंपल्सिव बिहेवियर क्या क्या हो सकती हैं? 0 पे तो कोई भी नहीं है। स्लाइटली इंटरफेयर विद सोशल और अदर एक्टिविटीज बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नॉट इम्पेयर्ड। फिर उसके बाद डेफिनेट इंटरफेरेंस विद द सोशल और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस बट स्टिल मैनेजेबल, काजेज सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, इनकैपेसिटेटिंग, ठीक है, जो भी आप वो लिख लो। पहले ऑब्सेशन की वजह से टाइम का लिखा हुआ था, अब यहाँ पे बिहेवियर की वजह से लिखा है। हाँ, चीजें भी सेम है लेकिन अभी वही है, ये कंपल्सिव है और कहाँ पर है परफॉर्मेंस कंपल्सिव बिहेवियर है। हाँ, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर परफॉर्मिंग है और यहाँ पर इंटरफेरेंस है आपकी सोशल उसके अंदर। 8 है डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द कंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है, 0 पे तो नहीं है, नंबर 1 पे है ओनली स्लाइटली anxious of compulsions prevented,
Anxious anxiety would amount but remain manageable if compulsions prevented. फिर उसके बाद है prominent and very disturbance increase in anxiety if compulsions interrupted, incapacitating anxiety from any intervention aimed to modifying activity. जो भी आप देख लो. 9. How much of an efforts to do make the resist to the compulsions. क्योंकि अमूमन एक और चीज़ भी मैंने देखी है, लोग ना स्केल्स को देख लेते हैं, उसके बाद वो DSM-5 को देखते ही नहीं है कि अच्छा जी ये डायग्नोसिस ओके. नहीं, DSM-5 जो है वो आपके पास एग्जैक्टली मैप होता है, लाजमी उसको देखो. इवन कि हर स्केल अप्लाई करने से पहले आप देख लो, आपको पता चल जाए कि ये जो स्केल वाला है ये क्या कहना चाह रहा है. क्योंकि अमूमन स्केल ऐसे भी हैं जो कि आपके 2013 से पहले के बने हुए हैं और जो कि DSM-4 के अकॉर्डिंग के हैं, या उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को देख रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सन 2000 से भी पहले के बने हुए हैं. तो आपको फिर कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आया कि ये एग्जैक्टली आपके डायग्नोसिस की तरफ आपको लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे, या आपको कुछ चीज़ों को आगे पीछे करना पड़ेगा. फिर उसके बाद ये कि ये क्लाइंट की अपनी चीज़ आ जाती है, इसमें वो खुद बता रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद है जी कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कंपल्शंस, ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट. फिर वही बात है कि ट्राई टू रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, मेक टू सम एफर्ट टू रेजिस्ट, यील्ड टू ऑलमोस्ट. वही बात है कि उनको एग्री करता है और उनको अमल करता है या नहीं करता, या उसको रेजिस्ट कर सकता है. ये हो गया. यहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर कंपल्सिव बिहेवियर. ठीक है, क्या क्या हो सकता है कंपल्सिव बिहेवियर में? तो कंप्लीटली कंट्रोल है, प्रेशर टू परफॉर्म द बिहेवियर बट यूजुअली एबल टू एक्सरसाइज वॉलंटरी कंट्रोल ओवर इट. Strong pressure to perform behavior can control it only with the difficulty. ठीक है. फिर उसके बाद है very strong drive perform behavior, delay with the वो आ गया. फिर उसके बाद drive to perform. क्या आपको इसमें लग रहा है? जो भी आ रहा है वो लिख लिया. आगे हम चलते हैं. स्कोर अपने अपने लिख लो. लिख लियो. यहाँ पर बाकी चेकलिस्ट भी हैं आपके पास. ठीक है. एग्रेसिव ऑब्सेशंस भी हैं, सोमैटिक्स ऑब्सेशंस भी हैं. स्केल की दूसरी तरफ आपको ये लिखी हुई हैं. क्लीनिंग एंड वॉशिंग कंपल्शंस भी हैं. ठीक है. फिर इसी तरह से आपने कहते हैं कि जनरेट टारगेट सिम्टम लिस्ट ऑफ द अटैच वाई बॉक्स सिम्टम चेकलिस्ट बाय द आस्किंग द पेशेंट बट अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस. चॉक ऑल टू अप्लाई डिस्टिंग्विश बिटवीन द करंट एंड पास्ट सिम्टम्स. मार्क प्रिंसिपल. ठीक है. सिम्टम्स विद द पी विद द एंड द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स लिस्ट आइटम्स मार्क्ड आर मे नॉट बी एन OCD फिनोमेना. ठीक है. तो आप उसमें अगर प्रेजेंट हैं आप वो लिखते जाओ और आपको उसको अपने पास रख लें. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारा काम सिर्फ डायग्नोसिस बनाना नहीं है, हमारा काम ट्रीटमेंट करना है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बना अच्छा आपको OCD है, ये हो गया वो क्या, अच्छा वो वाली अब उसके बाद क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद आपने उसके गोल्स बनाने हैं, आपने ट्रीटमेंट गोल्स बनाने हैं. ठीक है. और ट्रीटमेंट गोल्स हमेशा उस प्रॉब्लम के ऑपोजिट होते हैं. हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग नहीं करेगा, और सोशलाइजेशन नहीं कर रहा तो आप सोशलाइजेशन करें और वो करेगा क्लाइंट आपका, और आप उसको कहोगे. कंटिमिनेशन ऑब्सेशंस है, चेकिंग कंपल्शंस है. फिर उसके बाद रिपीटिंग रिचुअल्स है, सेक्सुअल ऑब्सेशंस हो सकती हैं, काउंटिंग कंपल्शंस हो सकती हैं, ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग कंपल्शंस हो सकती हैं. ठीक है. आपके स्कोर कितने हैं? 13. कितने? 13. आपके 5. आपके 5. कहते हैं जी कि इफ यू हैव द बोथ ऑब्सेशन और कंपल्सन एंड योर टोटल स्कोर इज 8 to 15, तो इसका मतलब ये है कि आपका माइल्ड OCD है. 16 to 23 है तो इसका मतलब ये कि मॉडरेट है. OCD 24 to 31 है तो सवियर है. 32 to 40 है तो एक्सट्रीम OCD है. नो सिंगल टेस्ट इज कम्प्लीटली एक्यूरेट. यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर फिजिशियंस व्हेन मेकिंग डिसीजन अबाउट योर हेल्थ. ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से स्कोर मिल गया, ये स्केल मिल गया और आपने उसको अपने उसमें डाल दिया. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको इसमें हमेशा से देखना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारे स्कोर्स हैं ये क्यों आए हैं. तो आपका जो थेरेपिस्ट है या जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो उसको देखेगा. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर हम वर्ड थेरेपिस्ट जब यूज़ करते हैं तो थेरेपिस्ट मीन कि अब आपने ट्रीटमेंट करना है और आपको अपने क्लाइंट्स का पता होना चाहिए कि कितने क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट किया, कैसे किया, अभी उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है.
ये जस्ट एक कंसल्टेंसी नहीं है। कंसल्टेंसी मीन पेशेंट आया, बातचीत की, चला गया, उसके बाद ख़त्म नहीं। लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें चलती हैं। आपका पेशेंट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। ये प्राइमरी हेल्थ केयर में आप काम नहीं करते, आप सेकेंडरी, इवन कि आप टर्शरी केयर में काम कर रहे हो, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा उसमें करनी होगी, क्योंकि आप मास्टर डिग्री लेकर आए हुए होते हो, आप डिप्लोमा या MS लेकर आए होते हो, तो आप उस चीज़ को देखते हो कि हाँ जी हमने इन सारी चीज़ों को देखना है। ये हो क्या, इसके बाद आपको मज़ीद आप स्टडी यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ आपने ये करना है कि OCD के अंदर अब आपको वही बात है कि CBT आपको समझ आ गई, उसके कोर बिलीफ क्या है अबाउट कंटेमिनेशन, उसके कोर बिलीफ क्या है अबाउट मतलब कि लॉक अगर है तो ठीक है, क्या बुरा हो जाएगा, कैसा बुरा हो जाएगा, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी उसकी थेरेपी को उसके प्लान को करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने वो कर दिया, पहले ऐसा आपने इंटरव्यूज़ कर लिए, दूसरे से में आपने उसके डायग्नोसिस कर लिए, तीसरे से में आपने उसके थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस कर ली, चौथे से में आपने उसके तमाम चीज़ों के रिजल्ट्स बनाकर फैमिलीज़ को दे दिए। और फिर पाँचवें हिस्से में जितने भी आपके पास पेशेंट्स आए, साल के बाद 2 साल के बाद आपने रिपोर्ट्स बनाई, उनको पब्लिश कर दिया। ये आपका काम है और इस सारे काम के आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे ही है ना? ठीक है, इस सारे काम के आपको ऑलरेडी पैसे मिलेंगे, तो ठीक है करते जाओ, सैलरी की सूरत में मिलें, फीस की सूरत में मिलें, या जैसे भी मिलें, आपने यही काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसको बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।